मैं 80% यानी कि 360 अंडा डेली अर्न कर रहा हूँ। मैं BS कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और 5th सेमेस्टर चल रहा है। एक नया बंदा इस फील्ड में आता है तो आप उसको क्या मशवरा देंगे कि नाजरीन, अगर आप पहली दफ़ा के फार्मर हैं और आप परेशान हैं कि फार्मिंग कैसे करें, तो ये भाई आपके लिए एक ज़िंदा मिसाल है, जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा पोल्ट्री फार्मिंग का काम किया। सिर्फ 8 माह में इन्होंने अब तक 3.5 लाख के लगभग इन्होंने अपना जानवर सेल कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज़ इकराम और आप देख रहे हैं साडा सोना देश पंजाब यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह बहुत ही अहम और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्डन मिसरी पोल्ट्री फार्मिंग पर। कैसे इब्तिदा की जाए, कितना ख़र्चा, कौन से मंथ अहम है और 8 मंथ में इतनी लंबी चौड़ी स्ट्रगल में क्या कमाया, सारी डिस्कस हम करने के लिए अपने भाई के पास मौजूद हैं। लेकिन इससे कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना है और हमारी वीडियो में अपनी कीमती राय आपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर देनी है। जी बिला तख़ीर वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले भाई अपना तारुफ़ करवाएं। मोहम्मद फ़हद रज़ाक नाम है मेरा और मैं एक स्टूडेंट था। तो जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो घर में फ्री बैठा हुआ था तो सोचा किसी काम का आगाज़ करता हूँ, किसी काम का स्टार्ट करता हूँ। तो कुछ दोस्तों से मशवरा लिया, अपने फैमिली मेम्बर से मशवरा लिया। मशवरा ये मिला कि छोटे लेवल पे पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट कर दो, एक तो तजर्बा हो जाएगा और उसके साथ साथ आपको नेक्स्ट जो है अपने बिज़नेस फील्ड में आने का मौका मिलेगा। तो आपने फ़ाहद साहब पहले तो ये बताएं कि आप किस सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और क्या कर रहे हैं? मैं BS कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और 5th सेमेस्टर चल रहा है। एज क्या है आपकी? मेरी एज 21 है, 21 ईयर। नाज़रीन, 21 एज में और एक स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में ऐसा कंफर्टेबल बिजनेस करता है और कामयाब है उसमें, ये बड़ी ज़िंदा मिसाल है बड़े बड़े फार्मर्स के लिए जो बड़ी जल्दी मायूस हो जाते हैं। और फ़ाहद साहब, आप अब ये बताएं कि आपने सिर्फ पोल्ट्री को ही क्यों तरजीह दी? और भी तो बिज़नेस हो सकते थे। बिज़नेस और भी हो सकते थे लेकिन पोल्ट्री को इसलिए तरजीह दी कि ये एक तो कम एक्सपेंस था, क्योंकि मैंने खुद को देखना था, मेरी अपनी पॉकेट जिस चीज़ की इजाज़त देती थी मुझे कि मैं एक्सपेंस कितना कर सकता था, तो मैंने उस हिसाब से अपना एक्सपेंस किया। तो जितनी अमाउंट थी मेरे पास मैंने उससे आगाज़ किया था। वो अमाउंट मेरे पास एक कम अमाउंट थी, इस वजह से मैंने पोल्ट्री फार्म को चुना था। और फ़ाहद भाई, आपने कितने बर्ड्स से काम स्टार्ट किया था? मैंने 2000 बर्ड से काम स्टार्ट किया था। और अभी आपके पास कितने हैं? मेरे पास अब सिर्फ 500 बर्ड रह गए। 500 के करीब है जी, 500। और बाकी मैंने बर्ड सेल किया, जिनमें से सिर्फ, और मेरी जो मेडल्टी थी वो सिर्फ 80 बर्ड की मेडल्टी थी। तो उनमें से कुछ मैंने चूज़े सेल कर दिए थे और उसके बाद कुछ मैंने मुर्गा सेल किया था। चूज़ा आपने कितने का सेल किया और मुर्गा आपने कितने का सेल किया? चूज़ा मैंने 60,000 रुपये का चूज़ा मैंने सेल किया था। कितना वज़न था उस वक्त चूज़े का? उस वक्त चूज़े का जो वज़न था वो 1.5 पाव के करीब था, तकरीबन 300 ग्राम, 300 ग्राम, 350 ग्राम का चूज़ा था। और 60,000 का वो आपने सेल किया और जो मुर्गा था वो आपने कितने का सेल किया? वो मैंने 3 लाख रुपए का वो सेल किया था। उसमें मुर्गियाँ भी कुछ थी? नहीं, वो सिर्फ अकेला मुर्गा ही सेल किया था मैंने, क्योंकि उससे पहले जो छोटा चूज़ा सेल किया था मुर्गियाँ उसमें सेल हो चुकी थी मेरी। इनको कौन सी फीड इस्तेमाल करते हैं? सर, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने इनको गंदम, बाजरा, चावल, मकई का दलिया, ऑर्गेनिक यानी कि स्टार्ट किया था मैंने इनके लिए। और फिर दोबारा कमर्शियल पे कब आए? कमर्शियल पे मैं आया था जब ये मुर्गी ने अंडा देना स्टार्ट किया था, मैं तब कमर्शियल पे आया। सर, हमने देखा है फ़ाहद भाई कि आपके जो बर्ड हैं, एक तो यहाँ कोई बू नहीं आ रही और दूसरा आपका जो बर्ड है वो काफ़ी हेल्दी है माशाल्लाह से। तो इसके मेन सीक्रेट्स क्या हैं? इसका सीक्रेट यही है कि बर्ड को मैंने पहले से ही आपको बताया कि ऑर्गेनिक फीड दी थी मैंने, ऑर्गेनिक पे मैंने इसे संभाला था। और उसके अलावा ये होता है कि बर्ड को जितना खुला छोड़ा जाएगा, बर्ड अपना खेलेगा, कूदेगा, तो
उतना वो एक्टिव अपनी रहेगा, मर्जी से दौड़े फिरेगा। अपनी मर्जी से दौड़े फिरेगा, वो एक्टिव रहेगा बर्ड। तो गोया कि आपने ये ऑर्गेनिक तब तक आपने यूज़ करवाया जब तक ये अंडा नहीं स्टार्ट हुआ। जी तो गोया कि ये एक तरह का ऑर्गेनिक बर्ड था और इसी मीट प्रोटेक्शन अच्छी होने की वजह से आपका जो मुर्गा है वो भी अच्छी अमाउंट में सेल हुआ है। और इस वक्त एवरेज में आपके जो बर्ड हैं इनका वज़न क्या है एवरेज में? इनका एवरेज वज़न 1750 ग्राम का वज़न है। इनका एवरेज वज़न जो है मेरे जानवरों का 1750 ग्राम, तकरीबन 1.25 किलो वज़न है। जी 1.25 किलो वज़न है बर्ड का। और जो आपको इस वक्त अंडा आ रहा है उसकी क्या डिटेल है? डेली आपका कितना अंडा इनसे अर्न होता है? मैं 80% यानी कि 360 अंडा डेली अर्न कर रहा हूँ इनसे। तो हमारे जो होता है वज़न, अंडे का जो वज़न है वो 52-53 ग्राम है और मैक्सिमम जो अंडे का वज़न होता है वो 55 ग्राम होता है। जी। और सर इस वक्त जो आपने जैसे कहा कि आपका 80% अंडा आ रहा है, तो डेली का आपका अंडा कितने का सेल होता है? हमारा डेली का जो अंडा सेल होता है वो 6100 1,800 रुपये 1,800 रुपये का। और अगर हम फीड की बात करें तो इन पे डेली बेस पे कितना खर्चा आ जाता है? डेली बेस पे इन पे खर्चा आता है मेरा 2900 रुपया, 3000, 2900, 3000। मतलब कि आपको 50% मार्जिन है इजीली इस वक्त आ रहा। जी। और सर आपने जैसे हमें बताया कि मैंने पहले मुर्गा 3,60,000 का सेल किया और डेली बेस पे भी आपको 50% इसका मार्जिन आ रहा है और बहुत ज़्यादा अखराजात आपके घर में होने की वजह से मैनेज हैं, कोई प्रॉपर इसका रेंट नहीं है, कोई लाइट नहीं है, तो क्या समझते हैं कि इस वक्त आपको ये मुर्गी के इब्तदाई एक्सपेंसेस सारे मुकम्मल हो चुके हैं? जी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुके हैं इसके इब्तदाई एक्सपेंस। और जैसे कि एक नया फार्मर उसके लिए एक बड़ा टारगेट होता है कि आने वाली डिजीज़ को कंट्रोल करना, तो आपके बर्ड जब एक्सपायर हुए तो उनको क्या किस बीमारी से वो डैमेज हुए और आपने अपने इन बर्ड को वैक्सीन की या नहीं की? मैंने अपने बर्ड को वैक्सीन की, जैसे कि शुरू में वैक्सीन की जाती है पहले 5 दिनों के बाद ND+IB और उसके बाद 12 दिन के बर्ड को जो की जाती है वो गमोरो प्लस की जाती है। तो उसके बाद जो डिजीज़ आती हैं, कॉक्सी हो गई, फंगस हो गई या कोई बुखार हो गया या इस वजह से कोई चीचक वगैरह या कोई जर्म्स के इन्फेक्शन होने की वजह से, तो उनकी होती है वैक्सीन वगैरह। उनकी ट्रीटमेंट के लिए आपने वैक्सीन की? जी। और यानी कि आपका उसके बाद कोई भी बड़ा जो बर्ड है वो उसकी मौत नहीं हुई? नहीं, डेथ नहीं हुई उसकी। और सर इसके साथ एक नया बंदा इस फील्ड में आता है, तो आप उसको क्या मशवरा देंगे कि कौन से महीने इस फार्मिंग के बेस्ट हैं और कौन जो है वो इनको इफ़ेक्ट करने वाले हैं? सर अगर तो आपने एक दिन का चूज़ा, जो भी नया फार्मर आता है उसने एक दिन का चूज़ा लेना है, तो उसके लिए बेस्ट है कि वो मई में अपना चूज़ा ले ले। मई के स्टार्ट में वो अपना चूज़ा ले ले ताकि वो चूज़ा जो है वो नवंबर में अंडा देना स्टार्ट कर दे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 माह अंडे के लिए बहुत बेहतरीन है। अंडे का सीज़न है इन 4 माह में, क्योंकि सर्दी होती है और घरों में अंडे की डिमांड काफ़ी होती है। और इसके साथ जब बंद करें और फाद भाई, जैसे पहले आपने कहा कि मेरे पास तो पहले 2000 बर्ड थे, तो 2000 बर्ड के लिए ये जो जगह हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं ये तो कम नहीं है? जी बिल्कुल, 2000 बर्ड के लिए जगह कम है। मेरे पास वो साथ में एक कमरा खाली पड़ा हुआ था उस टाइम, तो मैंने आगे पर्दा लगाया हुआ? जी पर्दा लगा हुआ है, वो कमरा मैंने ओपन कर दिया था। तो उसके बाद जब मैंने मुर्गा सेल किया तो फिर इनके लिए जो जगह बची थी उतनी मैंने मुर्गी अपने पास रख ली थी, बाकी मैंने सेल कर दिया था। इसमें एक टेक्निकल रीज़न आप क्या बता सकते हैं कि एक बर्ड को सही प्रोडक्शन अंडे तक के लिए कितनी जगह प्रोवाइड करनी चाहिए? एक बर्ड के लिए 1 मुरब्बा फुट 1 मुरब्बा फुट 1 मुरब्बा फुट जगह होनी चाहिए, बहुत बेहतरीन जगह है उसके लिए। और सर हम कई फार्मों में जाते हैं, उन्होंने फीड के लिए वो लोहे के बॉक्सेस लगाए होते हैं और आपने ये नालियों में कट लगा के ये इंतज़ाम किया हुआ है, सर इसमें क्या फ़र्क है? बर्तन लगाने को मैं भी बर्तन लगा सकता था, लेकिन वो एक तो एक्सपेंस ज़्यादा था और मैं छोटे लेवल पे फार्मिंग कर रहा था, मैंने अपना एक्सपेंस बचाना था। आप क्या समझते हैं कितना आपका ख़र्चा बच गया होगा? मेरा उससे 50% 50 से भी ज़्यादा जो है वो मेरा ख़र्चा बच चुका है।
सिर्फ इन नालियों की वजह ये से। नाली आपकी कितने की लग गई होगी? एक 2000 बर्ड के लिए एक नाली जो आपने फीड की लाई है, ये कितने की लगी होगी? मेरी टोटल 2000 बर्ड के लिए मेरी 4000 रुपये की नाली लगी है। और फीड अगर के आप लिए बर्तन लगाते? तो बर्तन, मेरा एक बर्तन जो था वो 160 रुपये का बन रहा था, और 2000 बर्ड के लिए मुझे कम अज़ कम 200 बर्तन। पाइप लगाने का एक मकसद ये भी था कि जो बर्तन थे उनमें से जानवर, जो बर्ड हैं, ये फीड ज़ाया करते हैं, ये खुराक को ज़ाया करते हैं, नीचे फेंकते हैं, गिराते हैं, क्योंकि इस जानवर की आदत है इसने पंजा मारना है, पंजा मार के इसने फीड को गिराना है। जब ये नाली लगी होगी, इसमें से सुराख होगा, आप देख सकते हैं। सर ये तो सुराख तो बड़ा है, तो इससे नहीं ज़ाया होती? नहीं, इसमें से ज़ाया नहीं होती। इसमें से ये है कि 3 से 4 जानवर एक ही सुराख में से खा सकते हैं, और इसमें से फीड ज़ाया नहीं होगी। और फात भाई, कई फार्मों में हम जाते हैं, उन्होंने छोटे छोटे सीमेंट के दीवारों के साथ ही बॉक्स बनाए होते हैं अंडे के लिए, तो आपने ये टोकरियां रखी हुई हैं, इसमें क्या रीज़न है? टोकरियां रखने की वजह ये थी कि एक तो मैंने पहले भी बताया कि जगह की कमी थी मेरे पास, तो वो मैं बॉक्स बनाता तो जगह और कम पड़ जानी थी मेरे लिए, और मेरे बर्ड्स के लिए। एक्सपेंस भी ज़्यादा होना था मेरा, क्योंकि वहाँ पे ईंटों की भी खपत होनी थी, फिर सीमेंट वगैरह, बज़ाहिर हर चीज़ की था। तो उस वजह से ये प्लास्टिक की टोकरी मुझे फ्रूट वालों से मिल गई थी, और बहुत अच्छे रेट पे मिली, तो मैंने वो ले ली। और सख्त सर्दी में आपने इनका टेम्परेचर कैसे मैनेज किया? वही बड़ी अहम चीज़ है। टेम्परेचर मैनेज करने के लिए कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि दिन के टाइम मैं इनको खोल देता हूँ, तो रात के टाइम जो होता है वो पल्ले बनाए हुए हैं। क्योंकि हमने एक से पहले जितने फार्मों का विज़िट किया है, उन्होंने भट्टियाँ लगाई होती हैं प्रॉपर, या बहुत ज़्यादा लाइट्स लगा के पूरा बंद किया होता है, तो शायद कि इसकी वजह यही है कि आप इसको ऑर्गेनिक की तरफ लेके गए हैं, और इसकी इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत है जी, और शुरू से इसकी मीट प्रोडक्शन अच्छी थी। जी, आप देख सकते हैं कि जो बर्ड है वो अभी भी एक्टिव है। इनको नज़ला या ज़ुकाम या सांस की बीमारियों से कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है, और ना ही मैंने इनके लिए कोई वैक्सीन वगैरह करवाई है इन बीमारियों की वजह और से। नाज़रीन, ये सबसे अहम बात है कि अगर आपने चूज़ा डाला है, तो शुरू पे अगर आप उसको अरेंज करते हैं उसको ऑर्गेनिक तरीके पे रखने का, तो उसका बाद में आपको फ़ायदा ये होता है कि वो स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, और बहुत तरह के जरासीम से और डिजीज़ से उसको लड़ने के लिए कुदरती तौर पे उसमें कुव्वत जो होती है, कुव्वत मुदाफ़त उसकी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे भाई मोहम्मद फ़ाहद साहब, बहुत शुक्रिया मेरी टीम की तरफ से इनका, इन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया, और हम खराज तहसीन पेश करते हैं इनको कि इन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ को बजाय अपने पेरेंट्स पे बोझ बनने के, इन्होंने अपने अखराजात और बहुत हद तक घर के अखराजात को मैनेज किया, साथ ये अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। अगर आप अपने फार्म की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं हमारे साथ। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।